ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, आप इनमें से किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन सा इन्वेस्ट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ईपीएफ और पीपीएफ को लेके बहुत सारे सवाल आए हैं कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो के थ्रू मैं वो सारे सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या ज्यादातर हम जिसको पीएफ या प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो क्या होता है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है और इसके तहत आपको इन दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर करना भी चाहिए, सब इस वीडियो में। सबसे पहले ईपीएफ पे फोकस करते हैं। ईपीएफ का मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये उन सारे एम्प्लॉयज के लिए है जो कि एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं ऑन अ सैलरी बेसिस, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बट प्रोविडेंट फंड के एक्ट में रजिस्टर्ड है। दीज कंपनीज आर कंपनीज जो मैंडेटरीली 20 एम्प्लॉयज के ज्यादा हैं। मतलब अगर किसी भी कंपनी में 20 से ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं तो उनका एक पीएफ अकाउंट होना मैंडेटरी है। और दूसरा, हर एक ऐसा एम्प्लॉई जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए महीना से कम है, उनके लिए एक पीएफ अकाउंट होना जरूरी है। मोस्ट कंपनीज देन ये हर एक एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर देती है क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। 3 मेन बेनिफिट्स। नंबर 1, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। मैं डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग का आशिक हूं। आशिक, पता नहीं ये वर्ड मैंने लास्ट कब यूज किया था। जज्बात में बह के कुछ भी निकल जाता है। मैं डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का आशिक हूं। आई लव डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग क्योंकि वही एक तरीका है जिससे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं विदाउट इट पिंचिंग यू, और इट ऑल्सो रिक्वायर्स द मिनिमल रिसर्च पॉसिबल। मैंने बहुत बार ये बोला है कि सबसे बेस्ट तरीका इन्वेस्ट करने का स्टॉक मार्केट में है अगर आप एक एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, क्योंकि उसमें ये नहीं समझना पड़ता कि मार्केट ऊपर है नीचे है वगैरह वगैरह। द सेम वे इज ईपीएफ। हर महीने जब आपकी सैलरी एम्प्लॉयर जो है वो प्रोसेस करेगा, उससे पहले वो आपका एक सर्टेन पीएफ का अमाउंट डिडक्ट करेगा और अपनी तरफ से भी एक कंट्रीब्यूशन करेगा जो कि आपके इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा। दिस इज समथिंग दैट यू विल नॉट गेट इन योर इन हैंड। तो जब वो बड़ी सी एक सैलरी आती है ना सीटीसी वाली स्लिप पे, लेकिन फिर कट पिट के इन हैंड कम आता है, इसमें से एक डिडक्शन होता है पीएफ का। एंड आई विल टेल यू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि ये डिडक्शन कितना है। दिस इज बेनिफिट नंबर 1, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। बेनिफिट नंबर 2 इज टैक्स बेनिफिट्स। इसका टैक्स बेनिफिट 2 फोल्ड है। नंबर 1, 80C जो सेक्शन है, जो हमारा एक टैक्स डिडक्शन का मेन क्लॉज है, उसमें आपके जो सारे पीएफ इन्वेस्टमेंट साल के जाएंगे वो डायरेक्टली डिडक्टेबल हैं। इसका मतलब जो भी आप अपनी पीएफ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर ओन कंट्रीब्यूशन और जो आपकी कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी, वो सारा डिडक्टेबल होगा टू द लिमिट ऑफ व्हाट इज देयर अंडर सेक्शन 80C, जो आज की डेट में 1.5 लाख रुपए है। एंड द बेस्ट थिंग, जो भी पैसा आप डिडक्ट करके इन्वेस्ट करेंगे इन द ईपीएफ अकाउंट, उसका जितना भी फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है। Which brings me to the third and the most important benefit, risk free guaranteed return. एक और ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में काफी बोलता हूं, जो भी रिस्क फ्री है, जो भी फिक्स रिटर्न देता है, लेकिन मैं कभी भी उसको सजेस्ट नहीं करूंगा, खासकर अगर आप अपने 20s में हैं। एफडी, 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 एफडी। एफडी gives you fixed return and it is risk free. आपने जितना पैसा डाला है, जितना आपको रिटर्न प्रॉमिस किया है, उतना आपको मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बाढ़ आए, भूकंप आए, आग लग जाए। The same way, EPF gives you a guaranteed return and it is risk free because it is backed by the government. हर क्वार्टर ईपीएफ का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो डिसाइड होता है, और अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके तहत ईपीएफ का रेट ऑफ रिटर्न इज 8.5%। मैं अपने नोट से पढ़ रहा हूं, 8.5%। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड ईपीएफ। ईपीएफ में अगर आप पैसा डालते हैं तो इन्फ्लेशन 6% पे है, ये आपको 8.5 दे रहा है।
टैक्स फ्री, मतलब 8.5 के पूरे 8.5, तो आप 2.5% से इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं। इन 3 चीजों के चलते ईपीएफ इज अ ग्रेट वे टू इन्वेस्ट इन माय ओपिनियन। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू करी थी और मेरा पीएफ कटता था, आई वॉज एक्चुअली हैप्पी, क्योंकि इन हैंड ना एक तरीके से यूज्ड टू हो जाते हैं हम। पता चल जाता है कि इसी इन हैंड में हमने कुछ जीना है, इसी में अपना खर्चा निकालना है, इसी में सारी जरूरतें पूरे करनी है। बजटिंग का एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है विच यू कैन यूज टू फाइंड आउट कि जो भी आपका पैसा मिलता है उसको कैसे आप अपनी जरूरतों में, अपनी इच्छाओं में और अपनी इन्वेस्टमेंट्स में बांट सकते हैं। बट द बेस्ट थिंग अबाउट ईपीएफ इज कि ये आपके बैंक में कभी पहुंचता ही नहीं है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक not your money, but it is still your money because you will reap the benefit of it much later when you will actually be sitting on a lot of money. अब इसका कैलकुलेशन क्या होता है? फर्ज करिए आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है। जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगी उसका 12% is what you will contribute towards your EPF investment. मतलब अगर आपकी 20,000 रुपए है तो 2,400 रुपए which is 12% of 20,000 आपका कट के आपके EPF अकाउंट में जाएगा। अब जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करेंगे ऑफ द सेम अमाउंट विच इज 12%। तो वो भी अपनी तरफ से 2,400 रुपए डालेंगे एंड दैट विल गो टुवर्ड्स योर पीएफ अकाउंट। तो मतलब आपके पीएफ में at the end of every month 4,800 होगा। इसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगी which I will tell you right away. But this is how it basically works. मैंने सैलरी स्लिप पे एक वीडियो बनाया था which will give you the entire details of salary slip पढ़ते हुए कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी हैं to understand कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। This is one of the component. तो अगर आपकी सैलरी 100 रुपए है उसमें से 12% मतलब 12 रुपए आप अपने पीएफ में डालते हैं, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी 12 रुपए डालते हैं। तो टेक्निकली आपका एम्प्लॉयर आपको बोल सकता है कि आपकी सैलरी 100 रुपए नहीं 112 रुपए है, क्योंकि उस 100 में से 12 रुपए आप डालते हैं, लेकिन उस 100 रुपए पे 12 रुपए जो मुझे देने हैं वो मैं भी डालता हूं। सो योर टोटल सीटीसी इज 112 एंड नॉट 100। जस्ट अ पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ हाउ डज इट रियली वर्क? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं मेरा पीएफ तो महीने का 1,800 रुपए कटता है, 12% तो कटता ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ और ही अमाउंट कटता रहता है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट कटता है। सो देयर आर 3 ways दैट अ पीएफ कैन गेट डिडक्टेड। नंबर 1, अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए महीना से कम है तो जो भी आपकी 15,000 रुपए महीना या 15,000 रुपए से कम जो भी सैलरी है, फर्ज करिए 10,000 रुपए है, तो उसका 12% मतलब 1,200 रुपए इन दिस केस विल गो टुवर्ड्स योर पीएफ। एम्प्लॉयर भी यही देगा, तो आपका महीने का 10,000 रुपए सैलरी पे 1,200 रुपए अपनी तरफ से, 1,200 रुपए कंपनी की तरफ से, 2,400 रुपए पीएफ में जाएगा, जो कि हर साल 8.5% पे ग्रो करता रहेगा। ग्रेट न्यूज। अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है देन यू हैव 2 choices. Choice 1, which is called the minimum investment. Minimum investment है 12% of 15,000 rupees, which is 1,800 रुपए महीना। तो आप ये चूज कर सकते हैं कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पीएफ में, which is 1,800 रुपए महीना। कंपनी भी 1,800 रुपए महीना डालेगी, तो 3,600 रुपए महीना आपके नाम में आपके पीएफ में जुड़ जाएगा। This means 2 things. 1, you get more money in hand, which may seem good, but अगर आप उस पैसे को रेगुलरली और वाइजली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, दैट ऑल्सो मीन्स फार लेसर मनी इन्वेस्टेड टुवर्ड्स योर फ्यूचर। सो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। बहुत बार बहुत लोग गलतियां करते हैं, खासकर इन देयर अर्ली डेज, कि पीएफ को मिनिमम अमाउंट पे रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और उससे वो अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं पूरे कर सकते हैं, बट देन दे लूज द डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग। मेरी रिकमेंडेशन प्लीज अगर हो सके तो 12% पे ही करिए, विच इज ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज कि आप बोलते हैं 15,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी में मैं मिनिमम 1,800 रुपए महीना जो है वो नहीं देकर जो भी कायदे से 12% बनता है वो दूंगा। इन दैट केस, जो हमने अर्लियर एग्जाम्पल लिया था, 20,000 रुपए महीने की सैलरी पे आपका 1,800 रुपए नहीं 12% के हिसाब से 2,400 रुपए बनता है। सो यू विल से 2,400 रुपए मेरी कंट्रीब्यूशन होगी। कंपनी के पास 2 चॉइसेस हैं, वो मिनिमम पे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, विच इज 1,800 रुपए, या 12% पे, समथिंग दैट इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ दैट सीटीसी इटसेल्फ। मोस्ट कंपनीज को प्लीज 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 यही कन्विंस करिएगा कि वो 12% पे करें, क्योंकि आप 12% पे कर रहे हैं। दैट इज द बेस्ट वे फॉर देम टू बी कन्विंस्ड। दिस विल बी द श्योरेस्ट वे फॉर यू टू रेगुलरली इन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट वाइजली। ये है ईपीएफ मोटा मोटा।
इसमें एक चीज जाननी जरूरी है, विच इज विड्रॉल। अगर आप कभी भी कंपनी से रिजाइन करते हैं तो उसके 2 महीने बाद आप जितना भी आपके पीएफ अकाउंट में पैसा है वो विड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट इज डूएबल। अगर वो 5 साल से कम ड्यूरेशन की सर्विस या एम्प्लॉयमेंट रही तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो 5 साल से ज्यादा की सर्विस या एम्प्लॉयमेंट थी तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दिस इज पर कंपनी, नॉट द एम्प्लॉयमेंट पीरियड। तो एक कंपनी में आपको 5 साल रहना पड़ेगा फॉर यू टू बी विड्रॉइंग दैट अमाउंट आफ्टर 2 months, विच इज टैक्स फ्री, वरना आपको टैक्स देना पड़ेगा। द सेकेंड सिनेरियो इज रिटायरमेंट। आप रिटायर हो गए हैं 60 साल की उम्र में, तो जितना भी आपको वो पीएफ अमाउंट है वो यू कैन विड्रॉ एंड दैट विल बी 100% टैक्स फ्री। दीज आर द 2 विड्रॉल कंडीशंस, अपॉन रेजिग्नेशन 2 महीने के बाद या अपॉन रिटायरमेंट विच इज एट द एज ऑफ 60। बियॉन्ड दिस आप कभी भी अपने पीएफ को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज। तो ये लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं है, अनलाइक म्यूचुअल फंड्स या स्मॉल केसेस या स्टॉक्स जिसमें आप कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी पैसे की जरूरत हो तो हो सकता है। दिस इज मोर गियर्ड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों की शादी, आपका घर का डाउन पेमेंट, आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग, all of those bigger expenses which will happen after 10 years, 15 years is what you should plan for using the EPF. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान में हर एक इंसान एम्प्लॉयड नहीं है। अगर एम्प्लॉयड है भी तो एक ऐसी कंपनी में नहीं है जहां 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। सो इट इज पॉसिबल दैट दे आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर EPF। तो सरकार ने ये बोला, यार है तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ऐसी जनता जो कि एक कॉर्पोरेट जॉब करती है और टैक्स पे करती है, बाकी जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या किसी और ऐसे कंपनी में है जो बहुत छोटा है या रजिस्टर्ड नहीं है विद द प्रोविडेंट फंड। तो शुड दे नॉट गेट द बेनिफिट? दे सेड नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड द PPF या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो द बिगेस्ट डिफरेंस इज, अगर आप एक एम्प्लॉय नहीं है या इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है जो PF से रजिस्टर्ड है, तो आप PPF या पब्लिक प्रोविडेंट फंड कर सकते हैं। That means your parents can be a PPF account owner. You can also be if you are a minor. कुछ भी हो सकता है. This is open to every citizen of the country as long as you are a resident and not an NRI. लेकिन क्योंकि ये सबके लिए अवेलेबल है और इसमें ऐसा कोई नुआंस या रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एम्प्लॉय होने चाहिए सो ऑन, इसका रेट ऑफ रिटर्न EPF से कम होता है। आज की डेट में विच इज सितंबर 2021, PPF का रेट 7.1% है, लेसर देन द 8.5% जो EPF देता है। Here is how it works. आप किसी भी बैंक से या किसी भी पोस्ट ऑफिस पर जाकर एक PPF अकाउंट खोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द नेशनलाइज एज वेल एज प्राइवेट बैंक्स ये ऑनलाइन फैसिलिटी भी देते हैं। तो अगर आपको एक PPF अकाउंट खोलना है, यू कैन इजिली गो टू HDFC, SBI, ICICI, जो भी आपका बैंक हो, वहां से आप ऑनलाइन PPF अकाउंट खोल सकते हैं। Every year, a minimum of 500 rupees and a maximum of 1.5 lakh rupees can be invested. तो ये दूसरी लिमिटेशन है। आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, साल में एक बार लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द ओनली डिफरेंस इसे आप कब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उस टेन्योर के लिए मिलेगा रेट ऑफ रिटर्न, बट द रेट ऑफ रिटर्न इज फिक्स्ड। तो आप कभी भी जब भी पैसे हो आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक दैट कमिटमेंट बिफोर कि आप कितना पैसा किस फ्रीक्वेंसी पे करेंगे। Then the biggest is withdrawal. ये एक 15 साल का लॉक इन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। You cannot withdraw midway. कुछ क्लॉजेस हैं जो मैं बताऊंगा, which means this is only a good investment product for the really long term, जो कि बड़े डिसीजंस होने चाहिए जिंदगी के। शादियां हो गई या एजुकेशन फॉर योर किड्स हो गए, घर हो गया, आपकी ओन रिटायरमेंट हो गई, कोई बड़ी सी प्लानिंग जो आप करना चाहते हैं, वट एवर दोज केसेस में भी, बट दिस इज एटलीस्ट 15 ईयर्स। 15 साल के बाद आप इसको 5-5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं एंड दैट कैन बी डन इंडेफिनिटली। तो आप 50 साल तक भी अपना PPF अकाउंट चला सकते हैं। 15 साल के बाद आपको हर 5 साल में इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। जितनी बार भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं।
बीच में अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए और आप विड्रॉ करना चाहते हैं, so that is also possible, लेकिन उसके बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। नंबर 1, थर्ड और सिक्स्थ फाइनेंशियल ईयर, तो जिस साल आप इन्वेस्ट करते हैं वो साल माना नहीं जाता इन द फाइनेंशियल ईयर काउंट ऑफ 15 ईयर्स जो मिनिमम आपको चाहिए। हालांकि आपको इंटरेस्ट उस साल का मिलेगा, लेकिन उस साल को 15 के काउंट में नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज के 2021 में कभी भी इन्वेस्ट करते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो भी है, मार्च 2021 तक आप इंटरेस्ट तो कमाएंगे, लेकिन वो आपके 15 साल में काउंट नहीं होगा। आपका फर्स्ट साल जो है वो 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा, एंड देन 15 साल जोड़े जाएंगे विच विल मेक इट गो टू 2037 मार्च 31st। ऐसे काम होता है। तो जो आपका थर्ड और सिक्स्थ फाइनेंशियल ईयर है, उसमें आप लोन ले सकते हैं टुवर्ड्स योर पीपीएफ। अगर आप वो लोन लेना चाहते हैं तो जितना भी आपका अमाउंट है उसका पीपीएफ जो इंटरेस्ट है प्लस 2%, उसका आपको लोन मिल सकता है। तो फर्ज करिए कि आपके थर्ड या सिक्स्थ ईयर में आपके पास 2 लाख रुपए हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में, तो आप वो 2 लाख रुपए लोन पे ले सकते हैं और उस लोन को चुकाने के लिए आपको 7.1 प्लस 2% 9.1 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। Why would frankly anyone do it? नहीं है, but this is an option. Option 2 is from the 7th to the 15th year, partial withdrawal is possible. उसके बहुत सारे कंडीशंस हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इफ इट्स एप्लीकेबल एंड यू वांट इट तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। बट बहुत सारे हैं जो पार्शियल आपको अलाउ करते हैं, तो 50% मोटा मोटा लेके चलिए कि विड्रॉएबल अमाउंट होता है। कभी भी 100% आप विड्रॉ नहीं कर सकते। दैट कैन ओनली एंड ओनली हैपन एट द एंड ऑफ 15 years. So this is the मोटा मोटा ईपीएफ वर्सेस पीपीएफ वाला डिटेल जो आपको जानना जरूरी है फॉर यू टू टेक अ कॉल कि इन दोनों में से कहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी राय बहुत सिंपल है, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो ईपीएफ से बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फ्रॉम अ फिक्स्ड रिटर्न पर्सपेक्टिव नहीं है, एंड दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं देन यू शुड स्टिल कंसिडर पीपीएफ, लेकिन थोड़े कम अमाउंट के लिए। तो ईपीएफ 12% ऑफ योर इनकम है, मैं बोलूंगा कि पीपीएफ अगर आप करते हैं तो 10% से ज्यादा कभी मत जाइएगा। इनफैक्ट आइडियली 5 to 10% डाला हुआ है। इट इज समथिंग विच इज सेफ, इट विल कीप कंपाउंडिंग इटसेल्फ, चलता रहेगा। आई होप दिस वाज यूजफुल। ईपीएफ और पीपीएफ की कहानी, दिस इज फॉर इंडिविजुअल्स जो कि थोड़ा सा फिक्स रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट में चाहते हैं। दिस इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। प्लीज एफडी मत कराइएगा। ईपीएफ एंड पीपीएफ आर फार बेटर ऑप्शंस। मोस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स इफ इन योर 20s शुड स्टिल बी in equities, in stocks. That is the right way to grow your money. I hope this was useful. Ankur Warikoo signing off. सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा।